हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? आज की शाम आप जैसे संगीत प्रेमियों के नाम एंड आई मेक श्योर आज की शाम रॉकी एंड बैंड के साथ आप लोगों की बहुत ही यादगार शाम होगी। तो हो जाइए तैयार रॉक एंड रोल करने के लिए रॉकी के गानों के साथ। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है सर। शरीर के ऊपर के हिस्से में घाव वगैरह भी नहीं है। यहाँ स्टेज पे किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगा किसी ने? नहीं सर। ये आग कैसे लगी? पता नहीं सर कैसे लगी। जैसे हमने रॉकी को आग की लपटों में घिरे देखा, हम भागकर स्टेज पर आए, पर सर रॉकी को हम बचा नहीं पाए। आप लोगों ने किसी को ये आग लगाते हुए देखा? या कोई जलती हुई चीज स्टेज पे फेंकते हुए देखा किसी को? बड़ी अजीब बात है, स्टेज के बीचों बीच अचानक आग कैसे लग सकती है? स्टेज में कुछ है। एक काम करो, स्टेज को अच्छी तरह से चेक करो। सर, हाँ? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? पर यहाँ नहीं, आप आइए मेरे साथ। चलिए। बोलो, क्या बताना चाहती हो? मुझे शक है कि किसी ने उसका खून किया है। किसने खून किया? कौन है वो? सर, वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बैंड को धमकी भरे लेटर्स भेज जा रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? हाँ, और वो सारे लेटर्स रॉकी के नाम पर भेजे जा रहे थे, वो भी खून से लिखे हुए। क्या आप हमें वो खून से लिखे हुए लेटर्स दिखा सकती हैं? हाँ सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज। सर, अगर लेटर्स भेजने वाले ने आग लगाई है तो इसका मतलब है कि शो के दौरान वो ऑडिटोरियम में मौजूद था। हाँ पूर्वी, लेकिन उसने ये आग लगाई कैसे, ये पता लगाना जरूरी है। सर, मिला फ्रेडी? सर, ये देखिए, नीचे से एक वायर का तार निकला हुआ है। तार निकला हुआ है स्टेज के नीचे से? वो भी ठीक उसी जगह पे जहां पे रॉकी खड़ा था जलने से पहले। स्क्रू ड्राइवर देना। सर, नीचे तो एक कमरा है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। इसे जाके देखते क्या है, जरा टॉर्च देना। अरे, ये कैसा छुपा हुआ कमरा है सर? पूरे कमरे में धूल मिट्टी पड़ी हुई है।
ये कलाकारों के लिए अलग से बनाया हुआ कमरा है। यहाँ से स्पेशल एंट्री दिखाते हैं। सर खूनी ने स्पेशल एंट्री के लिए बनाए दरवाजे का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है। सर ये देखिए, ये वायर ऊपर से नीचे आ रही है सर। ये वायर ये क्या है? चिपचिपा सा है। ये तो रबर सोल्यूशन है। सर रबर सोल्यूशन यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्यों? ओह, अब समझ में आया ये सारा मामला है क्या? क्या सर? ये सब रॉकी को मारने का प्लान था। ये इलेक्ट्रिक वायर, ये रबर सोल्यूशन। रॉकी को मारने का प्लान? वो किसे? बताता हूँ फ्रेडी। पहले ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर जाता कहाँ है। संभाल के। सर ये तो बैक स्टेज एरिया है। वो देखिए, एक्स्ट्रा ड्रम्स और गिटार भी दिख रहे हैं। ये देखो, वायर मेन स्विच से कनेक्टेड है। आपको समझ में आया फ्रेडी? फ्रेडी, रॉकी ठीक उसी जगह पे खड़ा था जहां से हम लोग नीचे आए, और ये वायर उस दरवाजे से कनेक्टेड था और आसपास रबर सोल्यूशन पड़ा हुआ था। जैसे ही कंसर्ट शुरू हुआ, किसी ने ये मेन स्विच ऑन कर दिया, वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रबर सोल्यूशन में आग लग गई, और आग इतनी तेजी से फैली कि रॉकी कुछ कर नहीं सका, वही मारा गया बेचारा। सर अब खूनी का कैसे पता चलेगा? ये बैक स्टेज है, इसका मतलब है यहाँ के किसी स्टाफ ने कुछ देखा जरूर होगा। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं उन सबको ऊपर इकट्ठा करो, चलिए। सब लोग आ गए? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, शो स्टार्ट होने वाला था या फिर शो स्टार्ट हो चुका था? उस वक्त आप में से किसी ने स्टेज के पीछे जो कॉरिडोर है उसमें जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है उसके आसपास किसी को देखा था? स्विच बोर्ड के पास? वो क्यों? क्योंकि किसी ने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है और वही आदमी रॉकी की मौत का जिम्मेदार है। ओ नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो स्टेज पर था रॉकी के साथ। और जो बैंड मेंबर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो लोग भी स्टेज पर खड़े थे रॉकी को चीयर करने के लिए। और तुम कहाँ थे? तुमने किसी को देखा स्विच बोर्ड के पास जाते हुए? देखो, घबराओ मत, सोच के बताओ। हाँ? शो शुरू होने से पहले आखिरी बार तुमने कॉरिडोर में किसको देखा था? सर इसे देखा था मैंने सर। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे ही देखा था मैंने कॉरिडोर में यहाँ। अब बताओ मिस्टर करण, तुम कॉरिडोर में गए थे या नहीं? सर हाँ मैं गया था, लेकिन क्या करने गए थे तुम वहाँ? हाँ? तुम्हें शो में परफॉर्म नहीं करना था? सर मेरा गला खराब था और मुझे पता था कि मैं गा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं रॉकी के साथ परफॉर्म नहीं करूँगा सर। लेकिन मैंने रॉकी को नहीं मारा है सर। अच्छा सर कॉरिडोर में और स्टेज के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। रेडी, तुम और पंकज सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करो, पता चल जाएगा ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। सर वाकई ये लेटर्स तो फोन से लिखे हैं।
माय गॉड, कमाल है यार। लोग धमकी देने का भी क्या क्या तरीका निकालते हैं। साळुंखे, किस सोच में पड़ा है तू? बॉस, ये जो लेटर्स हैं ये खून से लिखे गए। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? अजीब बात यह है बॉस कि ये जो खून है वो इंसान का नहीं है, जानवर का खून है। जानवर के खून से? हाँ, ये लेटर्स भेड़ के खून से लिखे गए हैं बॉस, भेड़ के खून से। भेड़ के खून से? और क्या पता चला? ये लेटर्स मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। जिस किसी ने भी ये लेटर्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। साळुंखे साहब, ये रॉकी के शरीर पे जले हुए के अलावा किसी और चोट या घाव का निशान? नहीं सचिन, इस रॉकी के शरीर को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है और किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। इस रॉकी का शरीर आधा जल चुका था और जलने की वजह से इसकी मौत हुई। सर, जिसने भी ये धमकी भरे लेटर्स भेजे हैं, सर वही खूनी है क्या? हाँ निखिल, जिसने भी ये धमकी भरे खत लिखे हैं ना, उसी ने खून किया है। पर एक बात है, भेड़ का खून मुंबई जैसे शहर में आसानी से नहीं मिल सकता। वो जरूर किसी जंगल वाले इलाके या फिर फार्म हाउस वाले इलाके से ही मिला है। तो हमारे शहर के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस है, वहां जाकर के पता लगाओ, पूछताछ करो और देखो किसने भेड़ का खून किसी को दिया है या फिर बेचा है क्या। सर शहर के आसपास 2 ही फार्म्स हैं जहाँ पे भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। एक पनवेल में है सर, जहाँ में कुछ पता नहीं चला। दूसरा ये है सर। चलो देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाए। सर, ये आदमी जो भी हो, उसने वो चिट्ठी भेड़ के खून से क्यों लिखी? पूर्वी, आदमी बहुत चालाक है। ये सब उसने हमें गुमराह करने के लिए किया है। वो देखो, उस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या भेड़ आप ही पालते हैं? हाँ, हम ही लोग पालते हैं। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। देखिए, घबराइए मत। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि आपसे भेड़ खरीदने तो बहुत लोग आते हो, क्या कोई भेड़ का खून खरीदने आया था आपसे? भेड़ का खून? जी हाँ, भेड़ का खून। नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया। अपने इन आदमियों से पूछिए जो काम कर रहे हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। ए, तुम दोनों आओ। जी साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कोई भेड़ का खून खरीदने के लिए आया था क्या? देखो, घबराओ मत, जो कुछ तुमको पता है सब कुछ सच सच बताओ। साहब, वो कुछ दिन पहले एक आदमी भेड़ का खून लेने आया था साहब। क्या? तुमने मुझे क्यों बताया? गलती हो गई, माफ कर साहब। वो उसके लिए उसने मुझे बहुत पैसा दिया था। बोला था कि कुछ दवाइयाँ बनाना, इसके लिए उसे भेड़ का खून चाहिए साहब। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहली बार मिला था। उसके बारे में और कुछ याद है तुम्हें? उसका पहनावा या उसकी कोई आदत? हाँ, उसके पास एक महंगा फ़ोन था। वो बार बार फ़ोन को ही देख रहा था साहब। ऐसा फ़ोन मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था उस फोन में? हाँ? नीले रंग का फ़ोन था, उस पर स्टार बना हुआ था साहब, और उसके पीछे कुछ एल जैसा लिखा हुआ था साहब। 5-6 दिन पहले लोकम नाम की इंटरनेशनल कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है। अखबारों में उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। फिलहाल शहर में एक ही आउटलेट है इसका जहाँ ये फ़ोन मिलता है, लोखंडवाला में। रुकना, एक मिनट सर। सर, ये उस मोबाइल कंपनी की दुकान है जिसके बारे में सचिन सर ने फोन करके बताया था। सुनिए भाई साहब,
हमें एक मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो हाल ही में मार्केट में आया है आपकी कंपनी का। कहीं आप लोकम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोकम का नीले रंग का फोन, पीछे एल लिखा हुआ और आगे स्टार बना हुआ। कहीं आप इस फोन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, इसी फोन की बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, क्या जानकारी चाहिए? सबसे नया मॉडल है, 10 दिन पहले लॉन्च हुआ है। आपको चाहिए तो अभी से बुक कर दूं? नहीं, हमें खरीदना नहीं, हमें ये पता करना है कि ये फोन किन किन लोगों ने खरीदा है। हमें उनकी लिस्ट चेक करनी है। पर क्यों साहब? देखिए, हम सीआईडी से और एक खून के सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक हमने सिर्फ 12 पीसी बेचे हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ये देखिए साहब, वो लिस्ट 5 रेड कलर के बिके हैं और बाकी के 7 नीले रंग। नीले रंग के फोन जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके लिस्ट चेक करनी है। ये रही साहब लिस्ट। चेतन? लेकिन चेतन तो उस न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है, वो भला अपने ही आदमी का खून क्यों करेगा? ये तो चेतन ही बताएगा। फिर घर चलते हैं। जरा चेतन का एड्रेस है। सर, घर तो बंद है। अब कहाँ ढूंढेंगे चेतन को? घर के अंदर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, डस्टबिन में फटे हुए कागज है। ये तो कोई ड्राइंग जैसा है। लगता है चेतन ने कोई ड्राइंग बनाई होगी और घर से निकलने से पहले इस कागज को फाड़ के चला गया होगा। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं, पता चल जाएगा इस चेतन ने क्या ड्राइंग बनाई थी। सर, ये तो कोई नक्शा या कोई ब्लूप्रिंट लग रहा है। श्रेया, तो किस जगह का? तो करण के ऑफिस के कैबिन का ब्लूप्रिंट है। करण? सर, ये करण भी तो न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। सर, ये देखिए, उसके कैबिन में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, सब मार्क किए गए हैं। चेतन के घर पे करण के ऑफिस का मैप क्यों? करण का बात क्या है सर? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर, वो तो बाहर गए हुए। कहाँ गए? सर, पता नहीं सर। अजीब बात है सर, स्टाफ को बिना बताए करण कहीं चला गया। करण का कैबिन कहाँ है? वो रहा सर। ठीक है, चलो। सर, रुक जाइए सर। सर, करण सर के कैबिन में जाना मना है सर। चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ा रहे। सीआईडी के काम में दखल देने का अंजाम जानते हो तुम? मगर सर, करण सर ने कहा अंदर कैबिन में खतरा है, इसलिए सर किसी को वहाँ मत जाने देना। खतरा है? हाँ सर। फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। सर, ये कैबिन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ब्लूप्रिंट में था जो हमें चेतन के घर से मिला था। हाँ श्रेया, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही रखे गए जैसे उस नक्शे में मार्क किए गए थे। लेकिन क्यों? तो देखो कुछ मिलता है क्या? जाओ बेटी। सर, गिटार में करंट है। गिटार में करंट है? अरे नहीं सर, सर रॉकी के खून में करण का हाथ है, इसीलिए उसने जानबूझ के ये वाला सेटअप अपनी कैबिन में बनाया ताकि वो शो में होने वाले खून की प्रैक्टिस कर सके। सर सर, ये स्केच देखिए।
इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस शो में थे। स्टेज और बैक स्टेज में भी सब ऐसे ही फिट किया गया था। ये सारा मामला समझ में आ रहा है। करण और चेतन इन दोनों ने मिलकर रॉकी का खून किया है। मगर सर, करण सर ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो पता चल ही जाएगा। पहले ये बताओ, इस कैबिन में करण के साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, वो तो हर वक्त काम में बिजी रहते थे। दिन रात अगले शो की तैयारी में ही लगे रहते थे। सर उन्हें तो किसी से मिलने की फुर्सत तक भी नहीं थी। पर सर, उसने कहा था कि उसका गला खराब था, इसलिए उसने रॉकी के साथ उस शो में परफॉर्म नहीं किया। वो सब एक झूठ था। उसने हमारे सामने नाटक किया। उसने रॉकी का खून किया और रॉकी को रास्ते से हटा दिया, और अब अपना अलग से शो प्लान कर रहा है। करण का अगला शो कहाँ है? सर, पूना में। पुणे में? सर मोबाइल कंपनी के हिसाब से चेतन के फोन का आखिरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुआ है सर। सर, इसी सुनसान जगह पर चेतन ही आया क्यों होगा? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो जरूर है। हो सकता है चेतन यहाँ पे किसी से मिलने आया हो और उसके बाद यहाँ पे आके कहीं छिप गया। पर सर, अब हम चेतन को ढूंढेंगे कैसे? वो देखो, सामने छोटी सी दुकान दिख रही है ना, वहाँ चल के पूछते हैं। कहिए साहब, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर गर्मा गर्म समोसे? जी नहीं, बस आप इतना बता दीजिए कि आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ साहब, देखा है साहब। ये मेरे ढाबे पे आया था। कितनी देर पहले आया था यार? यही कोई 1.5-2 घंटा हुआ होगा। मैंने उससे पूछा भी कि कुछ खाना पीना है, तो बोला नहीं, खाने पीने का वक्त नहीं है उसके पास। फिर वहाँ कोने में बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। फिर कोई मिलने आया इससे? हाँ साहब, एक गाड़ी आई थी और गाड़ी को देखते ही उसकी ओर भागा। अब फिर दोनों, साहब गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, दोनों में कुछ खुसुर फुसुर हुई और फिर गाड़ी वाले ने एक अटैची इसको दी और चला गया। गाड़ी वाले को देखा? नहीं मैडम, असल में हुआ क्या कि ये आदमी ठीक गाड़ी वाले के सामने आकर खड़ा हो गया, तो मैं गाड़ी वाले की शक्ल नहीं देख पाया। अच्छा, गाड़ी का नंबर या फिर कौन से रंग की गाड़ी थी, कुछ याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, गाड़ी सफेद रंग की थी। ये दोनों साथ में कैसे गए? नहीं साहब, गाड़ी वाला तो अलग निकला था, और ये जो लड़का था, ये 5 मिनट बाद एक बस आई, उसमें बैठ के निकला। हरे रंग की एक पैसेंजर मिनी बस थी, ये हेटी ट्रेवल्स की। तो बता सकते हो कि ये बस कहाँ गई होगी? साहब, हेटी ट्रेवल्स की अधिकतर बसें यहाँ से पूना की ओर जाती हैं। वो बस यहाँ से कितनी देर पहले निकली? करीब आधा घंटा हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स। सीआईडी यहाँ? हाँ, आप लोग सब प्लीज बाहर जाइए। हम करण जी का शो अकेले में देखना चाहते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो चलिए चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुक जाइए आप सब लोग, ये मेरे जिंदगी का पहला शो है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं ही नंबर 1 रॉकस्टार हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गला खराब है, अब तुम गाओगे कैसे? वही तो, बेसुरा गाने से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। देखिए, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम रॉकी के साथ स्टेज पर नहीं थे। पर सच तो ये है कि रॉकी को तुमने मार डाला और अब खुद रॉकस्टार बनने चले हो, हैं? चलते हैं।
सब लोग उतरो, लाद स्टॉप आ गया, चलो चलो सब लोग उतरो, लाद स्टॉप आ गया, चलो। हो रहा है चेतन, बस से उतर रहा है। सर बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, ऐसा लग रहा है काफी डरा हुआ है। गलत काम करेगा तो डरेगा ही। ठीक है प्लीज 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 हटिए हटिए प्लीज। माय गॉड, ये तो मर गया। मर गया? अचानक क्या हो गया इसे? सर शरीर पे किसी भी घाव के निशान नहीं। फिर इसकी मौत हुई कैसे? बताओ करण, एक कलाकार होने के बावजूद भी क्यों किया तुमने ये? है? क्यों किया? बताओ। मेरा बेटा कहाँ है? करण, करण, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आप क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह किया है, क्या है गुनाह? करण ने रॉकी का खून किया है। खून? नहीं नहीं एसीपी साहब, लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। देखिए मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, करण के ऑफिस में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजली के तार क्यों जोड़े गए? और वो स्टेज का स्केच वो कहां से आया जहां पे रॉकी की मौत हुई थी? सर मैं मानता हूं मैं रॉकी को मारना चाहता था। मैंने वो इलेक्ट्रिक वायरिंग भी की, स्टेज पर रबर सॉल्यूशन भी लगाया और रॉकी को जलाकर मार देने का प्लान भी बनाया। पर यकीन कीजिए सर, मैंने रॉकी को नहीं मारा है। मैंने तो लास्ट समय अपना प्लान बदल दिया था सर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम नहीं मारा है रॉकी को, और तुमने चेतन को अपने प्लान में शामिल कर लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए। कौन चेतन? वही चेतन जो तुम्हारे रॉक बैंड का मेंबर था, समझा? सर चेतन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अच्छा, रॉकी का खून तुमने नहीं किया, चेतन के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सब पता लगा लेंगे करण, सब पता लगा लेंगे। सचिन, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे लगता है कि इस करण की बातों में कोई सच्चाई है। सर अगर ये चेतन करण से मिला हुआ नहीं है तो चेतन के घर में करण के ऑफिस का ब्लूप्रिंट कैसे आया? और फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पे जगह जगह मार्किंग की गई थी। लगता है ये चेतन करण की कॉपी कर रहा था ताकि रॉकी के खून का इल्जाम इस करण पर आ जाए। पर सर चेतन को किसने मारा हुआ? कोई और है सचिन, कोई तीसरा, जिसने चेतन के हाथों रॉकी को मरवा दिया और फिर अपना काम होते ही चेतन को भी ऊपर भेज दिया। पर है कौन ये तीसरा? सौन के रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। क्यों दे दूं भाई इस्तीफा? क्योंकि तुझे अब तक पता नहीं चला कि चेतन को मारा कैसे। तुम्हें कैसे मालूम नहीं पता लगा पाया है? अरे यार आधी बात पता चल चुकी है। तो फिर बता ना जल्दी। देखो इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई। क्या जहर दे के? हाँ जहर दे के। अब जहर कैसे दिया गया है इस बात का पता लगना बाकी है। अभी पता लगता नहीं यार, एक मिनट रुको ना यार तुम। ये इसी बात का शक था मुझे। ये देखो ये निशान बॉस, ये सुई का निशान,
किसी ने यहीं से इंजेक्ट करके इसकी बॉडी में जहर पहुंचाया है। लेकिन सर चेतन तो हमारे सामने बस से उतरा, बिल्कुल ठीक ठाक था। और जब हमने इसका पीछा किया तब भी बिल्कुल ठीक ठाक था। और सर वो मरा भी हमारे सामने, हमने तो नहीं देखा किसी को उसे इंजेक्ट करते हुए। सचिन, इसे 15-20 मिनट पहले ही जहर दिया गया था। बॉस, ये स्लो पॉइजन है, 15-20 मिनट के बाद असर करता है। तो इसका मतलब है चेतन को पॉइजन दिया गया बस में। मतलब खूनी बस में ही था जब चेतन बस में था। मगर सर चेतन को अगर बस में इंजेक्शन दिया गया तो उसे पता कैसे नहीं चला? भीड़ थी निखिल, बस में भीड़ थी। भीड़ का फायदा उठाया होगा खूनी ने। लेकिन सर अब खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। तो फिर टाइम पास क्यों कर रहा है? अबे बता ना जल्दी। बॉस, इसकी कलाई पर एक चमड़े का बेल्ट था, उस पर और इसकी कलाई पर मुझे उंगलियों के निशान मिले। किसके निशान मिले सारुण के? अब इसकी उंगलियों के तो है नहीं, तो शायद वो निशान खूनी के होंगे। अगर ये उंगलियों के निशान खूनी के हैं तो फिर हुआ ये होगा कि जब खूनी चेतन को इंजेक्शन देना चाहता था तो किसी वजह से उसने चेतन की कलाई पकड़ ली, मगर कलाई पर था लेदर बैंड, तो बस आ गए उसकी उंगलियों के निशान उस लेदर बैंड पर। लेकिन सर बस में तो बहुत सारे लोग थे, ये पता कैसे चलेगा कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके? पता तो लगाना पड़ेगा सचिन कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके। पता तो लगाना पड़ेगा। है एक तरीका है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हैट्टी ट्रैवल्स के एनुअल लकी ड्रॉ में। 12 दिसंबर को हमारी कंपनी की सालगिरह थी और 12 दिसंबर को जो लोग हमारी कंपनी की बस में ट्रैवल कर रहे थे उन सबको मिलेगा एक तोहफा। मुझे तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में पहले मालूम ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये खबर अखबार में पढ़ी। देखते हैं आज सरप्राइज गिफ्ट क्या मिलता है। और उनमें से किसी एक लकी आदमी को मिलेगा जैकपॉट, जो कि है 2 लाख रुपए का। बस। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा और वो है ये फॉर्म, साधारण सा फॉर्म, वो आपको भरना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आइए एक एक करके फॉर्म भरिए और अपने अंगूठे का निशान छोड़कर जाइए इसमें। ये लीजिए। मैडम, ये सारे के सारे फॉर्म स्कैन कर लो, नेट पे डालेंगे ना? जी सर जी। सर जी, ये लीजिए, ये मिल गया आपका लकी विनर का नाम। आइए, ये देखिए। दोस्तों, आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ। अब हम घोषित करने जा रहे हैं विनर का नाम, जो कि है मिस्टर जगन। मैं जगन हूं। मैंने जैकपॉट जीत लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो, मैंने 2 लाख रुपए जीते। 2 लाख! सर, कहाँ लेना है? आपके लिए हमने और भी कुछ सोच के रखा। उससे भी बड़ा सर? उससे भी बड़ा क्या सर? जेल का। जेल? जगन बाबू, सारी जिंदगी जेल में रहने का इनाम। ये कैसा मजाक है? मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? चेतन का खून किया है, जहरीली सुई चुभोकर।
मैं कौन? तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता रखी है, इनाम क्या तेरा बाप लेगा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो सर छोड़ दो मुझे। अब बोल, चेतन का खून क्यों किया तूने? सर मुझे पैसे मिलने थे उसके सर। कौन देने वाला था पैसे तुझे? आज रात को मिलेगा वो आदमी मुझसे सर। तो आज रात को हम भी मिलते हैं उससे। सलाम सेठ। वक्त के बहुत पाबंद हो तुम, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। सेठ मुझे मेरे पैसे दो सेठ, यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा सेठ, मुझे फौरन निकलना है यहाँ से। आखिर तुमने मेरा काम किया है, इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ सेठ। ये रहा तुम्हारा इनाम, देखना चाहोगे? बंदूक? हाँ बंदूक। क्या मजाक है सेठ? ये मजाक नहीं और ना ही ये कोई खिलौना है, ये असली बंदूक है और चलती भी है। और इसीलिए तो अगली गोली तेरे सीने के पार होगी। सेठ मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो हेल्प की आपकी। इसीलिए तो अब तुम मेरे लिए एक खतरा बन चुके हो और मैं खतरों को पालता नहीं हूँ, उन्हें खत्म कर देता हूँ। फिनिश। बाय जगन। परिमल जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अच्छा, कभी कभी आदमी को ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है परिमल जी। लोगों को इनाम देने का बहुत शौक है ना, अब सीआईडी का इनाम चख लो। हाँ मैंने ही मारा रॉकी और चेतन को। क्यों? हाँ? क्यों मारा तुमने रॉकी और चेतन? तुम तो रॉक बैंड के गुरु थे ना? गुरु? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया था, उसकी मौत का बदला लिया है मैंने। मौत का बदला? मतलब? क्योंकि उनकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी। वो कैसे? मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता था, उसकी आवाज में जादू था। बहुत जल्दी वो बहुत पॉपुलर होने वाला था। बस ये रॉकी और करण जलते थे उससे। इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे का कैरियर बर्बाद करने का प्लान बनाया। इन्होंने उसे कोई ऐसी ड्रग्स खिला दी जिससे वो बीमार पड़ गया, उसका गला खराब हो गया। धीरे धीरे करके उसने गाना ही छोड़ दिया और डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन इन सब हालात से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ रॉकी और करण ने किया? क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद एक दिन मैंने रॉकी और करण की बातें सुन ली थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनकी असलियत पता चल चुकी है। और इसलिए तुमने रॉकी को मार डाला? हाँ, मगर
रॉकी को मारने का प्लान करण का था और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैं हमेशा करण पर नजर रखे हुए था। और चेतन को क्यों मार डाला? क्योंकि रॉकी को मारने का सारा काम मैंने चेतन से ही करवाया था। वो इलेक्ट्रिक करंट का तार भी उसी ने लगाया था। चेतन मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में आप लोगों के सामने मुंह न खोल बैठे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले की आग में तुम दो लोगों की जानें लो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा तो सिर्फ फांसी ही है, फांसी। शहर में जितने भी चेक नाके हर जगह पता किया, ना ही एसीपी सर का पता लगा और ना ही दया सर का। एसीपी का तो पता नहीं लगा, लेकिन दया का पता लग गया। पता चल गया? कहाँ है वो? जी, उन्हें कुछ गुंडे उठाकर कहीं कैद करके रखे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर प्रमोद, गुंडे ने जबरदस्ती उठा करके ले गए थे। एक्चुअली दया की पीठ में गोली लगी थी जो गुंडों ने इनसे निकलवाई थी। दया सर को गोली लगी थी? अभी दया कैसा है? खतरे से बाहर है? कुछ कह नहीं सकते। मैंने गोली तो निकाल ली है, पर वहां का माहौल जिस तरह का है, किसी भी मरीज के लिए वो ठीक नहीं है। आपको कुछ तो याद होगा डॉक्टर साहब, कहाँ है उन गुंडों का अड्डा? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी तो मैं कुछ देख नहीं सका। वहां जाने के बाद तो पट्टी खोली होगी ना? वहां पे देखा होगा उनको? उनके चेहरे याद हैं आपको? जी, चेहरा देखा हुआ है। वेरी गुड। पंकज, इसके जाट को बुलाओ जल्दी से। अभिजीत, वो मैं तुमसे आए। सर, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पर। अच्छा तारिका, पेट पर जो ब्लड लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ हाँ। तो वही बताने आई होगी ना तुम अभिजीत सर को, या फिर तुमने पहले ही बता दिया होगा? अपने बॉस को, डॉक्टर सालुके को बताना कतई जरूरी नहीं समझा? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। क्या है उस डीएनए रिपोर्ट में? वो ब्लड सैंपल किसका है तारिका? दया का। दया का। अच्छा, वो पेंट जिस पर ये ब्लड था, वो पेंट किसकी? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में? अभिजीत की। अब इतने दूर आए हैं तो ऐसे ही टाइम बेकार थोड़ी जाने दूंगी मैं। वाह बीवी जी वाह, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। केतन, बहुत प्यास लगी है, नारियल पानी पीते हैं, चलो ना। केतन, अरे नहीं, क्यों? छोड़ो। चलो ना प्लीज। केतन, बाकी शॉपिंग ना किसी और दिन करते हैं, चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे अभी शॉपिंग किसी और दिन क्यों? समझो ना यार, मेरा पेट खराब है, प्लीज। नहीं अभी समझा करो। मैं कह रही हूँ ना। प्लीज मानो बात। केतन, कहाँ थे तुम केतन? कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं इन्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते? अपनी सिमी को नहीं जानते केतन? देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये केतन नहीं है, ये मेरे पति जय है। मुझे अपने पति को पहचानने में कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये मेरे केतन हैं। शायद आपके पति की शक्ल मेरे से मिलती होगी। मेरा नाम तो जय है, जय धनकिशोर। ये देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तुम पुलिस वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस झूठे बनाना बहुत आसान है, मैं सब जानती हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस? बहन जी, ये पुलिस में नहीं है, ये तो मार्केटिंग मैनेजर है। ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं, मेरे पति हैं, एक पुलिस ऑफिसर। 6 साल पहले केस की ड्यूटी के लिए गए थे।
और आज तक वापस नहीं लौटे। 6 साल पहले? हाँ। आपकी शादी कब हुई? 5 साल पहले। तुम मुझ पे शक कर रही हो, और वो भी इस अजनबी औरत के कहने पे। चलो। केतन, केतन रुको, केतन। अभिजीत की पैंट पर दया का खून। 3 बार टेस्ट करवाया गया लेकिन नतीजा वही। और इसीलिए तुमने वो पैंट चुपचाप तारिका को दे दी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि उस पैंट पर दया का खून लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी पैंट पे दया का खून है तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए देता ही क्यों? आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि दया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं? चलो ठीक है, मान लिया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो चोरी छुपे वो पैंट तारिका को देने का क्या मतलब? वो पैंट तुम डायरेक्ट मुझे भी दे सकते थे। दे सकता था सर, लेकिन आपकी आंखों पे मेरी खिलाफत का चश्मा चढ़ा रहता है। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए आपको वो पैंट नहीं दी थी मैंने। और इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपने ये भी नहीं बताया कि जिस वक्त दया जख्मी हुआ आप खुद वहां पर मौजूद थे। बता देता, अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। ओह आई सी, आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। सालुंके साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कस्में खाते हैं, और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ, चलो ठीक है, मान लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आई एम सॉरी। मैं मान लेता हूं कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूं अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालुंके सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी पे होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका। इंटीग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए, क्योंकि आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का। अंडरस्टैंड दैट? इंटीग्रिटी। सर, उस रात की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? कुछ भी? मैं तेजा के पीछे भाग रहा था, वो भाग के गाड़ी में बैठ गया और फिर किसी ने उसे गोली मार दी और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब मैं भाग के तेजा की लाश के पास पहुंचा तो किसी ने मेरे गर्दन के पीछे कुछ सुई जैसी फिर मैं बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक सड़क के ऊपर गिरा पड़ा हूं। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता चल जाएगा इस गोली के जरिए। ये वो गोली है जो दया की पीठ में से निकाली थी डॉक्टर प्रमोद ने, और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दरअसल ये गोली किसकी गन से चली है। तारिका, कम विद मी। डॉक्टर प्रमोद, 1 मिनट। आपको स्केच बनवाने हैं और मुझे
आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, आपको उन गुंडों ने कहां से किडनैप किया था? प्रताप नगर से। और फिर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी? जी, और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उनके अड्डे तक लेकर गए। अड्डे तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, कुछ याद है आपको? 40-45 मिनट। 40-45 मिनट। कितने बजे की बात है ये? रात के तकरीबन 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात? उस वक्त तो प्रताप नगर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सड़कें खाली रहती है। श्रेया, शहर का मैप लेकर आओ और उन सभी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां पे प्रताप नगर से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। श्रेया, क्या बात है? शहर का मैप लेकर आओ जल्दी। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक्सक्यूज मी। I can't believe this, माया। तुम्हें अपने पति की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन उस अनजान औरत की बात पे पूरा भरोसा है। एक औरत दूसरी औरत की आंखों में झांककर देख सकती है कि वो सच कह रही है झूठ, और उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, उसके आंसू झूठे नहीं थे। माया, उसने 2-4 आंसू के बाद ही वो सच्ची हो गई, और मुझे रोना नहीं आता तो मैं झूठा हूँ। सच बताओ, बताओ सच की कितनी बीवी है तुम्हारी, और बताओ मुझे जे। अरे मुझसे एक तो समझ नहीं रही, मैं और रख के क्या करूंगा? वो तो आज मेरा नसीब अच्छा था कि मार्केट में तुम्हारी पोल खुल गई, वरना जिंदगी भर मैं यही सोचती रहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ माया, ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माया, तो बताते क्यों नहीं हो सच अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो मुझे? माया, सब कुछ तो तुम्हें पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हारे अलावा है कौन मेरा? और तुम्हारा काम पुलिस में हो या मार्केटिंग मैनेजर हो? मार्केटिंग माया, सब झूठ। मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है, बस आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। ठीक है ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते अपने ऑफिस लेके चलूंगा। खुश? क्यों अगले हफ्ते क्यों? हाँ तो कल क्यों नहीं? बल्कि मैं कहती हूँ कल नहीं, मुझे आज अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस जाना है। सच्ची भी एक हाथ होती है यार। ठीक है मैं, I'm sorry मैं तुम्हें ऑफिस लेके चलूंगा। झूठ बोलने की भी हद होती है जय। उसके तर अब जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मुझसे बात करने मत आना तुम। माया, लिसन टू मी माया, सुनो माया, 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 ओपन द डोर माया। आप केतन, मिशन का काम रोक दो और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं इस मिशन को अपनी जिंदगी के 6 साल दे चुका हूँ। सर प्लीज सर, आप भी इस मिशन को मत रोकिए। सर मैं इसे पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो केतन? तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है पता है तुम्हें? और फिर मैं अपने और ऑफिसर्स की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता। 4 बजे मुझे गुलमोहर बस स्टॉप पे मिलो, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? सर प्लीज सर, सर प्लीज। सर कुल मिला के 4 ऐसे इलाके हैं जो प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पे है। ये है वीके रोड, जहाँ पे कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज वगैरह हैं। ये तो वो जगह नहीं हो सकती। ये पश्चिम में श्याम नगर है सर, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरीके से याद है जहाँ पे आपको ले गए थे वो जगह बंगलो या फ्लैट नहीं थी? जी, खंडर जैसी कोई जगह थी। अब बचता है साउथ और ईस्ट। ये साउथ में चित्रकूट नगर और ईस्ट में विद्याधर नगर। चित्रकूट नगर में तो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, और विद्याधर नगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म की शूटिंग होती रहती है। अरे श्रेया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। श्रेया, चाहो तो तुम घर चली जाओ और आराम कर लो, तब तक हम लोग ये सब पता लगाते हैं। नहीं सर, जब तक दया सर और एसीपी सर का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, मतलब दया या तो विद्याधर नगर में है या फिर चित्रकूट नगर में है। डॉक्टर साहब, आपको जहां ले गए थे आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी, आपने कुछ सुना था वहां पे? हाँ, एक गाना था जो बार बार सुनाई दे रहा था। ये कहिए कि हर आधे घंटे के बाद वही गाना बज रहा था।
इसका मतलब आसपास कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मतलब विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, करेक्ट। फिल्म स्टूडियोज वहीं पे है। ये पता लगाओ कि विद्याधर नगर में वो कौन सा स्टूडियो है जहां पे इस गाने की शूटिंग हो रही थी। बेटा उठ जा। सुबह हो गई, स्कूल जाने का टाइम हो गया। अच्छे बच्चे नहीं सोते, उठ जा। कौन हो तुम लोग? CID के दुश्मन और मुजरिमों के दोस्त। देखो कैसे तड़प रहा है, पिंजरे में बंद शेर की तरह। एक बार जंजीरें खोल दे, फिर देख तुम लोग का क्या हाल करता हूं मैं। ना, हमें मरना है क्या शेर से पंगा लेके? अरे हम तो बस इतना बताने आए थे कि तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारी पूरी CID टीम का सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश। चुप! बहुत देखे तुम जैसे CID का सर्वनाश करने वाले। आज वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं। तुम हमें इतना मूर्ख और कमजोर मत समझो, क्योंकि हमारा बॉस इतना चालाक है कि CID के पूर्वज भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक बात सुन, अपने बॉस से कह दे कि उल्टी गिनती अब शुरू कर दे। वो नहीं बचेगा वो। क्या बात है यार, तुम CID वालों की यही अदा हमें बहुत पसंद है। मौत के मुंह में बैठ के भी डायलॉग मारना नहीं छोड़ते। दया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अलविदा। चाय और प्यार व्यार गाने की शूटिंग इसी स्टूडियो में चल रही थी ना? हाँ सर, यही है वो विराज स्टूडियो। टैग को यहीं कहीं रखा गया होगा। इतना सारा खून? मतलब सर, दया सर यहीं पे थे? ये जंजीरें, इन जंजीरों से बांध के रखा गया था मेरे दोस्त को। एक बार ये भेड़िए मिल जाए। सर, ये चाय का ग्लास मिला है। चाय अभी तक गर्म है सर। चाय गर्म है, इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सर लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है। हटिए प्लीज, साइड दीजिए प्लीज। हम लोग CID से। सो देखिए ना, किसी ने ऋतु का कत्ल कर दिया। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, हम सब लोग तो शूटिंग में लगे हुए थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो ऋतु की लाश। कितनी देर पहले चली गोली? सर यही कोई आधे घंटे पहले सर। हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। ठीक, आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, पीछे जाइए थोड़ा। एग्जिट गुंडा है माथे पे। गोली लगी होगी तो 2-3 सेकंड में बेचारी मर गई होगी। गोली लगी और आर पार। जरा चेक करो आसपास, देखो गोली इस डायरेक्शन में कहीं मिलती है क्या? ये बेचारी यहाँ ऐसे बैठी थी, पीछे से किसी ने गोली मारी और ऐसे गिरी।
और ये जख्म, ये क्या चक्कर है? विग पहनी हुई थी इसने। सर, हाँ पूरी। गोली मिल गई। राइफल की गोली लगती है। रख लो इसे। ये विग पहनती थी क्या? जी नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी हेयर ड्रेसर थी और मेरे विग्स वगैरह सब कुछ वही संभालती थी। जो विग उसने पहना है ना, वो मेरे नेक्स्ट सीन में यूज होने वाला था। रितु ने आपकी विग पहनी हुई थी? जी सर। दुष्यंत समझे, जब रितु को गोली मारी गई तो खूनी ने उसका चेहरा नहीं देखा, गोली पीछे से मारी गई है। और जब रितु को गोली लगी तब उसने इनका विग पहन रखा था। मतलब गोली पे रितु का नहीं, आपका नाम लिखा था। क्या? जी हाँ, आपकी जान खतरे में है। ये देखो, 0.338 कैलिबर की गोली है ये, जिससे रितु को मारा गया है, जो सिर्फ स्नाइपर राइफल से चलाई जा सकती है। तो सालुंके साहब, ये इसके सिर पे 2 लाल निशान क्या हैं? ये लाल निशान एंट्री और एग्जिट वुंड है। रितु की खोपड़ी में गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर निकली। ये एग्जिट वुंड एंट्री वुंड से आधा इंच करीब नीचे है, मतलब गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। जी हाँ, गोली रितु की खोपड़ी में यहां से घुसी और यहां से बाहर निकलकर सीधे वैनिटी वैन के फुटबोर्ड पे जाके अटक गई। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से गोली चली है यहां से, ऐसे। गोली लगभग 2-3 मंजिल की ऊंचाई से चलाई गई है। काफी कुछ पता लगा लिया सर आपने। हाँ, रितु के केस में तो मैंने काफी कुछ पता लगा लिया है। काश मैं ये भी पता लगा पाता कि दया और हमारे बाकी अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ था, मगर अफसोस, जो व्यक्ति ये बात बता सकता है वो बताना ही नहीं चाहता है। क्या मतलब है आपका बताना नहीं चाहता? याद होगा तो बताऊंगा ना। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे पीछे पड़े रहने का। नहीं अभिजीत, सालू के कभी किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाया करता है। डॉक्टर साहब प्लीज। आप क्या प्लीज? प्लीज सर, सालुंके साहब प्लीज, क्या आप फिलहाल हम सिर्फ रितु के केस के बारे में बात कर सकते हैं? रितु के केस में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया है। बस अब मुझे इंतजार है किसी ऐसे सुराग का जिससे ये पता लगाया जा सके कि दया के साथ क्या हुआ था। That's it. देखा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि शार्प शूटर। साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, तो यहाँ किसी का आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे अलावा स्टूडियो में कोई नहीं आया? जी नहीं साहब। मतलब गोली तुमने चलाई? मैं गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे तो दिवाली के पटाखों से भी डर लगता है। तो फिर ठीक से सोच के बताओ, कोई ना कोई तो गया था दूसरे माले में। हाँ साहब, एक प्लम्बर आया था वो पाइप ठीक करने के लिए। दूसरे माले पे? जी हाँ। चलो जरा ऊपर चलिए। किस तरफ? ये साइड। यहां से रितु वहां पे थी और शार्प शूटर ने गोली शायद यहां से चलाई होगी।
सलवानिया पर गोली ही चलाई गई है। गिरा उस गोली का शेल। तुम साहब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब प्लीज मेरी शिकायत मत करना साहब, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, प्लीज। फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि उस प्लम्बर का चेहरा देखा था तुमने? स्केच बनवा सकते हो? साहब वो क्या है ना कि मुझे बिना चश्मा का ठीक से दिखाई नहीं देता, और वो जिस वक्त आया उस समय मेरा चश्मा कहीं खो गया था और मैं इसी चश्मे को ही ढूंढ रहा था। इस लावानिया का कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, वरना कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करता? इस लावण्या की कुंडली निकाली है सर। इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हाँ सर, उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरी हीरोइन ने ईर्ष्या से या जलन से उसे मरवाने की कोशिश की हो। लावण्या ज्यादा अमीर भी नहीं थी, तो पैसों के लिए भी हमला होगा ऐसा लगता नहीं है। सर हो सकता है वाकई में ये गोली ऋतु के लिए चली हो, लावण्या के लिए नहीं। ऋतु के बारे में तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है ना? हाँ सर, ऋतु की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो हमारी निगाह से छुपी हुई है। लावण्या के बारे में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है ना, इनमें कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिलेगी जो उस जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। सर ये 3 दिन पुराना पेपर है। इसमें न्यूज़ है कि लावण्या का सामान चोरी हुआ था ब्लू ईव रिजॉर्ट से। लावण्या के सामान की चोरी ब्लू ईव रिसॉर्ट? यही रूम है सर। इसी कमरे से आपके सामान की चोरी हुई थी? जी हाँ सर, पर कुछ खास सामान नहीं था, यही कुछ 1,500-2 हज़ार रुपए और नकली ज्वेलरी। और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला यहाँ से? नहीं सर। पर चोर अंदर आया कहाँ से होगा? खिड़की से, एसी डक्ट से, या फिर दरवाजे से आया था। पुलिस के मुताबिक उसने चाबी का इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए। और ये कमरे की चाबी किस किस के पास थी? एक मेरे पास और एक इन लोगों के पास। तो मतलब होटल के किसी अंदर वाले का भी काम हो सकता है ये? मैडम आप कैसी बातें कर रही है? 15 साल पुराना होटल है हमारा। हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसकी गुडविल बनाई है, और हमारे होटल का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। या तो ये काम किसी होटल वाले ने किया है, या फिर किसी बाहर वाले ने चाबी चुरा कर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका होटल जिम्मेदार है, समझे आप? रहने भी दीजिए ना सर, कहाँ इन छोटे मोटे सामान के लिए आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो? लावण्या जी, हम ये पूरी कार्रवाई आपके सामान के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। क्योंकि हमें लगता है इस चोरी का संबंध आपके ऊपर हुए जानलेवा हमले से हो सकता है। इसलिए जरा ठीक से याद करके बताइए, और कोई खास सामान या कोई कीमती चीज जो चोरी हुई थी? हाँ, मेरा तो नहीं, मगर मेरी हेयर ड्रेसर ऋतु का सामान चोरी हुआ था, और उसके बाद वो अचानक से उसका मूड खराब हो गया और वो बहुत रो रही थी। ऐसा क्या सामान चोरी हो गया उसका? एक अजीब सा शोपीस था। शोपीस? हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही थी कि एक शोपीस के लिए वो इतने आंसू बहा रही है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं एक नया शोपीस ला दूंगी उसके लिए, पर शायद वो शोपीस उसके लिए कीमती था। बहुत महंगा शोपीस था क्या? नहीं, ट्रिपोलिया बाजार में जो चाइनीज सामान की दुकान है ना, वहीं से लिया था। होगा कुछ 700-800 रुपए का। ट्रिपोलिया बाजार में चाइनीज सामान की दुकान? सीआईडी? एक खून के सिलसिले में आपसे पूछताछ कर रही हूँ। खून? किसका खून हो गया है? ये ऋतु हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर का काम करती हैं। कुछ याद आया? मैंने तो इसे नहीं देखा कभी। शनिवार को ये आपकी दुकान पे आई थी।
इन्होंने एक मूर्ति खरीदी थी। इस जैसी मूर्ति थी। शनिवार को तो मैं छुट्टी पे था। हाँ, सुशांत दुकान संभाल रहा था। क्यों सुशांत, तुमने देखा था इन्हें? हो सकता है यो। शनिवार का दिन बहुत बिजी दिन होता है ना, बहुत से लोग आते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा जरा वो मूर्ति दिखाना। वो वाली भी। ऐसे और कितने पीसेस हैं आपकी दुकान पे? यही कोई 15-20 पीस होंगे। क्यों सुशांत? जी। ये इन 2 बॉक्सेस पे ये क्रॉस के निशान क्यों लगे? अरे वो तो डिफेक्टिव पीस है, इन्हें फैक्ट्री वापस भेजना है। किसी काम के नहीं आपके। वो अभी पता चल जाएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ। तो ये सब ड्रग्स का चक्कर है? रितु को भी ऐसे ही शोपीस बेचा था? सुशांत, तुम मेरी दुकान में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे? बंद करो अपना ये नाटक। चलो अरेस्ट कर लो इन्हें। आइए सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं आइए, किया। चलिए मेरे साथ, आइए हमें दूर करते हैं। सर, आपको गलतफहमी हुई है। सुशांत, किसने किया ये? बोलो सुशांत, जवाब दो। हाँ बोलो, बोलो सुशांत, किसने किया ये? सुशांत He is dead. सर इतना तो तय है, रितु की मौत का संबंध इस ड्रग्स की तस्करी से है। हाँ पूर्वी, मगर इस ड्रग्स के रैकेट के पीछे है कौन?
क्या हुआ सर, इतना अर्जेंट बुला लिया? जय, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम सब लोगों के बारे में किसी को पता चल गया है और वो एक एक करके मारे जा रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? आखिर ये खबर खोली किसने? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इसमें भोपाल की टिकट है और 10,000 रुपये हैं। जल्दी से निकल लो यहां से, जाओ निकल लो जल्दी। जय, जय क्या हुआ? जय, जय, माय गॉड, मेरा एक और अंडरकवर कॉप मर गया, एक और सीआईडी ऑफिसर मर गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? श्रेया, दया सर भी वापस आ जाएंगे जैसे अभिजीत सर वापस आ गए। सर कैसे वापस आ जाएंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि दया सर कहाँ है। सर ना दया सर का पता लग रहा है ना ही एसीपी सर का। श्रेया, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हजारों बार ऐसे तूफान से गुजर चुके हैं। जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने खून देखा था ना, कितना सारा खून पड़ा हुआ था वहां पे। और वो गोली जो दया सर की बॉडी से निकली हुई थी। हाँ श्रेया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीआईडी ऑफिसर्स नहीं मरते। सर सर, आप ठीक तो है ना सर? सर कल से आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था। कोई टॉप सीक्रेट काम था जो किसी को भी बता नहीं सकता था, तुम लोगों को भी नहीं। सर वो क्या? सर दया सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दया सर का कुछ पता नहीं है मतलब? सर दया सर गायब है। तो गया कहाँ वो? पता नहीं सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और सर उन्हें गोली भी लगी है। दया को गोली लगी है? एक मिनट, ये सब तुम लोगों को कैसे पता? सर अब सालुम के साहब बता रहे थे कि दया सर की बॉडी से एक डॉक्टर ने गोली निकाली और चुपके से लाके उनको दी। दया की बॉडी में से गोली निकालकर उसने सालुंखे को भेज दी गोली। अभिजीत कहाँ है? सर अभिजीत सर भी गायब थे, अभी 3 घंटे पहले वापस आए। और तो और सर, अभिजीत सर की पैंट पे दया सर का खून लगा हुआ था। अभिजीत गायब था, 3 घंटे पहले वापस आया और उसके पैंट के ऊपर दया का खून। और उन्हें कुछ याद नहीं है सर। और उन्हें कुछ याद नहीं। फिर वही बात। ये अभिजीत जब भी कभी मुसीबत में पड़ता है, इसकी याददाश्त चली जाती है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? हमारे 3 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे गए, उनके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उनके नाम भी पता चल गए बाहर। कैसे? सर अगर ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर? वही तो मैं कह रहा हूं सचिन, वही समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हुआ कैसे हो रहा है ये? इसका एक ही मतलब है सचिन, हमारे बीच में कोई तो है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। कोई गद्दार है। और सर एक बात और, एक हेयर ड्रेसर का खून हो गया सर। हेयर ड्रेसर? हाँ सर, शूटिंग के दौरान उसका खून हुआ। सर लगता है ये खून ड्रग्स की वजह से हुआ है। और सर छानबीन के दौरान एक आदमी तक पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। और सर उसकी जेब से हमें ये कागज मिला है सर, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 1856372459 1835672345। सचिन ये कोई सेल फोन नंबर या फिर टेलीफोन नंबर्स भी नहीं हो सकते। ये नंबर्स कुछ और ही है। ये नंबर्स कुछ और ही है। क्या नंबर्स हो सकते हैं ये? आसंक, अरे ये लोग तो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा ऑफिसर तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे। मैं कहां गया था उनको पता है।
अब तू बता, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे फोन पर नहीं बता सकता था? प्रद्युमन, ये बात हम दोनों अकेले में नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तू इन सबके सामने नहीं बता सकता? कर सकते हैं, लेकिन डरता हूं कि जिस आदमी को ये लोग अपना हीरो समझते हैं, जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, कहीं वो खुद आज इन लोगों की नजरों में गिर न जाए। घुमा फिरा के बात करना बंद कर साळुंखे, और साफ साफ बता, और सबके सामने बता। ठीक है, साफ साफ बोलता हूं और इन सब के सामने बोलता हूं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे सुन करके ये मत सोचना कि मैं किसी से बदला ले रहा हूं या किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। क्राइम स्पॉट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? पहली गोली चली कल्लू पर, अभिजीत की गन से। हमारे अंडरकवर कॉप पर? जी हाँ, और इतना ही नहीं, दूसरी गोली लगी भीखू को, दया की गन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत और दया सर भीकू और कल्लू को इस तरह से कुर्सी पे बांध के गोली नहीं चला सकते सर। रेडी, बैलिस्टिक रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसकी वजह से मैं इन लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा था। अभिजीत का फोन है। अभिजीत, कहां हो तुम? अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब में चले आओ। फॉरेंसिक लैब? क्यों सर, क्या हुआ? अभिजीत, तुमने गोली चलाई कल्लू पर। कालू को गोली मैंने? सर, मैं एक बेसहारा पर गोली क्यों चलाऊंगा? अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब चले आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर। सर, ये बात सुन के जितना धक्का आपको लगा है उतना मुझे भी लगा है। जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि उस रात क्या हुआ था, मैं नहीं आऊंगा सर। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? सर, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर। सर, वही कर रहा हूं जो आपने हमेशा सिखाया है, सीआईडी की ड्यूटी सर। अभिजीत, मना कर दिया? आपके ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट ऑफिसर ने आपका ऑर्डर मानने से मना कर दिया एसीपी साहब। मैं जानता था प्रद्युमन, ये अभिजीत एक न एक दिन पूरी सीआईडी टीम के लिए वो मछली साबित होगा जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस अभिजीत की वजह से पूरी की पूरी सीआईडी टीम बदनाम हो रही है। कलंक है ये अभिजीत, सीआईडी टीम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक। बस कीजिए सर, बस कीजिए। कितना भला बुरा बोलेंगे आप? मैं बस कर दूं? मैं तो बस कर दूंगा तारिका, लेकिन ये रिपोर्ट, इसका क्या करोगी? ये बस नहीं करेगी तारिका, ये बस नहीं करेगी बॉस। जानते हो इस रिपोर्ट में क्या है? क्या है उस रिपोर्ट में? दया पर गोली किसने चलाई? किसने मारी साळुंखे? किसने मारी गोली? प्रद्युमन, दया पर गोली तुम्हारे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट ऑफिसर अभिजीत ने चलाई है। क्या? दया अभिजीत की गोली का शिकार हुआ है प्रद्युमन। अभिजीत ने गोली चलाई है दया पर। अभिजीत ने? हाँ, अभिजीत ने दया को गोली मारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.